हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को। और आज के लेक्चर में बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। हम लोगों ने दोस्तों अभी तक प्रीवियस लेक्चर तक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अच्छे से देख लिया था। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखते हैं। अच्छा टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा, ये भी आपको आसानी से जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आ गया था ये भी आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले ना एक बार ही रिकॉल कर लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था। वर्ड है, कीवर्ड इसका नाइदर। ना ही इससे भाई साहब एसेट क्रिएट हो रहे हैं, ना ही इससे लायबिलिटी किसी प्रकार की रिड्यूस हो रही है। मतलब ये एक ना जीरो सम गेम बनकर रह जाता है। ये रेगुलर खर्चे हैं जो कि सरकार को उठाने ही पड़ेंगे, तो ये एक जीरो सम गेम बनकर रह जाता है, यानी कि कोई इसमें प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, और लॉस जो है ना, मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि लॉस नहीं है, लॉस क्रिएट ना होगा, लेकिन जो लॉस चल रहा है ना उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी, वो निल है। वो बिल्कुल एक ही जोन में वो लॉस घूमता रहेगा, यानी कि जो लायबिलिटी है वो लॉस ही है भाई। एक तरीके से तलवार मंडरा रही है किसी भी चीज़ की, वो घूमता ही रहेगा। यानी कि ये थोड़ा सा ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक नेगेटिव कॉनोटेशन की चीज़ है। एसेट क्रिएट नहीं हो रहा भाई साहब इससे, और ना ही लायबिलिटी किसी प्रकार की रिड्यूस हो रही है। सैलरी आईएएस ऑफिसर्स को देनी ही पड़ेंगी। जो एक्सपेंडिचर है टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, टैक्स आना तो अच्छी बात है, लेकिन टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, जैसे मतलब मान लो कि पैसा घर पे आना एक अच्छी बात है, लेकिन सामने वाली पार्टी से बिस में पैसे को निकलवाना एक सरदर्दी काम तो होता ही है कि नहीं। उसको फ़ोन करोगे, उसके घर जाओगे, ये करोगे वो करोगे, जिससे भी पैसा लेना हो, तो उसके ऊपर जो खर्चा आता है सरकार का, टीम भेजना, आईआरएस ऑफिसर्स को भेजना कि छापे मार कर आओ, टैक्स कलेक्ट कर कर आओ। वो कंपनी ने अभी तक वो नहीं भरा, टैक्स नहीं भरा, इसको दिवालिया घोषित कर दो। बैंकों को बोलना कि एनपीए वगैरह घोषित कर दो इसकी प्रॉपर्टी को पूरा। 100 तरह की माथापच्ची होती है। ठीक है, उसके बाद पास्ट में अगर कोई सरकार का कर्जा चल रहा हो, उस पर जो ब्याज है वो देना हो अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल अमाउंट। सब्सिडीज़ के ऊपर खर्चा जो है सरकार को अगर बियर करना पड़ता है कि कोई गुड है हम फार्मर्स के लिए, मान लो कोई एक यूरिया की बोरी है या फर्टिलाइजर की बोरी है, उस पर 500 रुपये की है, तो 250 किसान दे, 250 हम देंगे। अब वो 250 करते करते कितने करोड़ों किसान हैं, तो अब ये सब्सिडी, और सब्सिडी सिर्फ एक एरिया की बात तो होती ही नहीं है, कितनी सारी स्कीम्स और कितनी सारी चीज़ों में सरकार सब्सिडी देती है। ओल्ड एज पेंशन। ठीक है, अब जिस टाइम पर ये लोग जवान थे अंकिता, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह, तब तो सैलरी वगैरह देने में कुछ सरकार के प्राण नहीं निकलते थे। लेकिन अब वही वाली बात है ना कि वो सर्विस दे चुके हैं, अभी तो कुछ नहीं दे रहे, अब इनको बैठे बैठे खिलाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि ओल्ड एज पेंशन बंद कर देनी चाहिए, कुछ कर देनी चाहिए। मैं एक बात कह रहा हूँ कि सरकार के दिमाग में तो आता ही होगा ना अरविंद कि यार कितनों सारों को यार पैसे देने पड़ते हैं यार हर महीने बेफालतू के अंदर, है ना। और घर पे बैठे बैठे ये लोग हुक्का पीते रहते हैं, या फिर वो जो एक मूवीज में नहीं दिखाते हिलने वाली चेयर होती है, अखबार लेकर बैठे हुए उस पर, है ना, और सामने पियानो रखा हुआ है। तो ये तो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो तो एक नेगेटिव कोनोटेशन की चीज़ होती है। चलो अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। सबसे पहले मुझे आप लोग अपनी बेसिक चीज़ें बता दो कि कैपिटल वर्ड से आप क्या समझते हो, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म, कोई भी चीज़ जहाँ पर भी वर्ड आपके कोर्स के अंदर कभी भी इकोनॉमिक्स में कैपिटल आ जाए तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। देखो, एक ऐसा एक्सपेंडिचर विच आइदर, हमेशा जब भी नोट्स बनाओ, माइक्रो नोट्स बनाओ, कुछ भी, मतलब माइक्रो नोट्स इन द सेंस में परमानेंट नोट्स की बात नहीं कर रहा। मेरे को आपको मेरे को टेस्ट देना है, मैंने आपको टेस्ट सीरीज सेंड करी, आप अटेंड कर रहे हो, अब आपको क्विक रिवीजन करनी है, तो ये कीवर्ड्स पकड़ा करो ऐसे कि यहाँ पर ना एक नाइदर चीज़ है। नाइदर मतलब ना लेफ्ट होगा ना राइट होगा, ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, तो यानी कि कोई भी चीज़ अब हो ही नहीं सकती, नाइदर वर्ड है, तो वो नेगेटिव कोनोटेशन की हुई। लेकिन आइदर वर्ड में फिर भी एक ना स्कोप होता है, फिर भी एक होप होती है। मैं ऐसे याद करता हूँ इन सब चीज़ों को, जब मुझे 5 मिनट में कोई भी चैप्टर करना होता है ना, और कीवर्ड्स पिक करने होते हैं, और मेरे को लगता है कि हाँ बस एक कीवर्ड पकड़ लूँ और उसके बेसिस पर मैं अंडरस्टैंडिंग है वो है, बस मुझे एक हिंट चाहिए उसकी डेफिनेशन बनाने के लिए, तो ऐसे एक कीवर्ड पकड़ के एक स्टोरी बना लेते हो। क्या आइदर में फिर भी ऐसा लग रहा है हो सकता है, एक होप है, तो यानी कि जिसमें होप है वो पॉजिटिव चीज़ है। एक ऐसा खर्चा विच ईदर क्रिएट्स एन एसेट, बन गया ना, देखो होप पूरी हो गई। एग्जाम्पल स्कूल बिल्डिंग वगैरह बनवाना, ठीक है, या कोई भी बिल्डिंग बनवाना है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा है आपसे। ठीक है, अब जैसे आपके घर पे आपके पास बहुत सारा पैसा है, पैसे को क्यों खर्च करना फालतू में, फरारी लेना, या फिर आप फ़ोन लिए जा रहे हो, आईफोन लिए जा रहे हो, आपके पास अच्छा खासा पैसा, मतलब मान लो 3 5 करोड़, 9 करोड़, 11 करोड़ आपके पास कहीं से आ गए। सबसे पहला आप ऐसे ही काम करो ना कि आप कोई प्रॉपर्टी बनवा लो।
मकान वगैरह बनवा के किराए पे चढ़ा दो, किराया बैठ के खाते रहो, जो किराया आएगा उससे अपने खर्चे निकालते रहो, और वो एक परमानेंट चीज है। कल कोई किराएदार भग भी गए, टू लेट का बोर्ड लगाओ, 1 महीने मुश्किल से खाली रहेगा, 2 महीने खाली रहेगा, बुरी से बुरी किस्मत रही तो 6 महीने खाली रहेगा, फिर से कोई ना कोई आ जाएगा। ठीक है। और रिड्यूसेस लाइबिलिटी, ये आपका जो बर्डन है ना, जो सरदर्दी है, वो भी कम कर देता है। एग्जाम्पल, अभी तक लोन देना था सरकार को किसी का, और फोन आता जा रहा था उस कंट्री का या जो भी करके, मतलब मान लो सरकार के भी तो 100 टेंट्रम चलते ही होंगे ना। अब हम क्या जाने सरकारी विभाग में या फिर क्या चलता है कि सरकार ने अगर वर्ल्ड बैंक से IMF से लोन लिया ले रखा है, रिमाइंडर तो भाई साहब वो भी डालते ही होंगे कुछ ना कुछ करके, है कि नहीं। कभी पेमेंट भी इनकी ऊपर नीचे डिले हो जाती होगी। और इंडिया के सिचुएशंस में, हमारे इंडिया की सिचुएशन में कंटेक्स्ट में अर्पित हम ये चीज़ अच्छी तरीके से मान सकते हैं, जब हिंदुस्तानी आदमी की हरकतें तो हिंदुस्तानी सरकार की भी हरकतें होती होंगी, कि जब तक कॉल रिमाइंडर करके कोई बोले ना पैसे ट्रांसफर करवा दो, तो ये होता नहीं होगा। क्योंकि देखो ना, IMF वर्ल्ड बैंक से जब लोन लिया था स्प्रीत, याद है, LPG रिफॉर्म्स में 1991 में $7 बिलियन का लोन। अब क्या जो फोन आते होंगे IMF वर्ल्ड बैंक से भारत की सरकार को नहीं आते होंगे क्या? टाइम पे भर देती होगी भारत की सरकार। हमारी क्या कांस्टेंट ग्रोथ होती रही है उन सालों में? बिल्कुल नहीं। ठीक है। लेकिन एक बार अगर आपने लोन अमाउंट पूरा का पूरा रीपे कर डाला, ठीक है, अच्छे से दे डाला, तो बस आपकी सरदर्दी खत्म। ठीक है। क्योंकि लोन के साथ साथ आपने क्या दे दिया, आपको क्या देना था। लोन जब भी वर्ड आता है तो दो चीजें क्या आती है, प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ठीक है। इसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बेस में अशप्रीत समझ में आया? डेफिनेशन तो समझ में आ गई। अब चलो थोड़ा सा डीप डिगिन करते हैं इस कंसेप्ट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो चीज़ है, जैसे सीबी सचदेवा की अंकिता एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि हर लाइन के अंदर 100 बार रिवीजन करवाता है। इतना करवाता है कि जब तक बंदा इरिटेट न होकर हाथ ना जोड़ दे कि हाँ भाई आ गया समझ में, आप कुछ और बोल, है ना। फिर से कह रहे हैं, ये एक वो एक्सपेंडिचर है विच ईदर लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एसेट। इससे एसेट बनेगा। सबसे पहले ना हम ये एंगल जानेंगे, जैसे इसके दो पार्ट थे। कौन से दो पार्ट? ईदर लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एन एसेट और रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी। हम सबसे पहले पार्ट ए को जानते हैं कि एसेट कैसे क्रिएट होता है। जैसे सरकार ने खर्चा करा ऑन द परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर्स। हमने देखा भी था एक एग्जांपल के अंदर, ये वाला एग्जांपल कंगे ये रहा, एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग कंप्यूटर्स। ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि इससे एसेट क्रिएट होंगे। ठीक है, छोड़ो उसको। इन्वेस्टमेंट करी हुई है सरकार ने शेयर्स के अंदर, लोन दिए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों की सरकारों को, यहां पर कॉमा लगा देना, फॉरेन गवर्नमेंट्स को या फिर गवर्नमेंट कंपनीज को। गवर्नमेंट कंपनीज मतलब हमारे देश में जैसे PSU या PSE होती हैं उनको, या सरकार ने कोई भी ऐसी एक चीज एक्वायर करी है जिसकी वर्थ हो, जिसकी वैल्यू हो, वो एक प्रकार का एसेट हो, देश की तरक्की में वो काम आए, या फिर एक परमानेंट एसेट हो, कुछ भी ऐसी चीज हो, तो उसको कहते हैं वैल्यूएबल्स। अब वैल्यूएबल्स ना बड़ी बास्केट होती है, डिपेंड करता है कि जमाने और वक्त के हिसाब से क्या क्या चीजें इन्वेंट होती जा रही है, क्या सरकार को सहूलियत मिल सकती है उसके अंदर। अब जैसे आज के टाइम में अगर मैं ये बोल दूं कि आप इसको वैल्यूएबल कहोगे, आप खुद मुझे बताना कि अगर सरकार को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन, कि कौन कौन घपलेबाजी कर रहा है, कौन कौन टैक्स नहीं भर रहा है, किस किस की जो फीस या फाइन है वो टाइम पर नहीं आई या आ गई है, इन सब का रिकॉर्ड हम बंदे क्यों रखे कंप्यूटर पे बिठा बिठा के। क्या सरकार अगर किसी कंट्री से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा सिस्टम बोरो क्या मतलब मंगा ले, खरीद ले, जो भी कर ले, क्या आप इसको वैल्यूएबल कहोगे? इज इट वर्थ इट कहोगे? रोबोट्स को कहोगे रोबोट्स को कहोगे वैल्यूएबल? यस। लेकिन हर एक वैल्यूएबल की, अब इन्हीं दो टर्म्स को सुन के बता दो, हर एक वैल्यूएबल की एक नेगेटिव रिपरकशन क्या है। जैसे टेक्नोलॉजी है, यहां टेक्नोलॉजी आ रही है और किसका किसका बंटाधार हो रहा है देश में? ये लेबर का, मैन पावर का। और हम अपने देश में ना जो वैल्यूएबल्स है ना, ज्यादातर वैल्यूएबल्स आपको क्या लग रहा है सुन के, ये बंदों की फॉर्म में होगी कि मशीन्स की फॉर्म में होगी? ज्यादातर वैल्यूएबल्स ऑब्वियसली बात है मशीन की फॉर्म में ही होगी, है ना। बंदे थोड़ी ना ये मतलब वैल्यूएबल कोई ऐसा तो नहीं सरकार एक हंट पे निकलेगी अर्पित, है ना, कि एक दिन में 1500 कोडिंग कौन कर सकता है, कंप्यूटर की एक ही लिस्ट पूरी कौन बना देगा, है ना। सरकार तो बेसिकली ये काम मशीनों से करवाना चाह रही है, कोई सा भी काम हो, चाहे वो कोई सा भी कैसा भी काम हो, है ना। तो
ये जो वैल्यूबल्स हैं, वैल्यूबल्स हमेशा हमारे देश के लिए अच्छे नहीं है। हम दूसरे देशों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, हमारे देश के लिए अच्छे नहीं है। क्यों? हमारे देश में आबादी बहुत है, और हमारे आबादी जहां पर ज़्यादा होती है तो वहां पर लोगों की प्राइमरी नीड क्या बन जाती है, कमाई का साधन क्या बन जाता है, उनके पास क्या होनी चाहिए? जॉब। क्या हम सब पढ़े लिखे लोग हैं? हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। जॉब अपने आप आ जाती है हमारे घर पे चल के, हिंदुस्तान में जितना हम पढ़े हैं उसके हिसाब से। भाई देखो, फीलिंग प्राउड ऑन आवर प्रिपरेशन मोड एंड कंसिडरिंग आवर पर्सनैलिटी, अब इसमें कोई घमंड वाली बात नहीं है, लेकिन वी आर द जेम्स ऑफ इंडिया। क्यों? भाई यूपीएससी की तैयारी करने का सोचना ही ना, वो बंदा मान लो कि इस आबादी में 100 करोड़ से तो ऊपर है ही, अगर वो बस ये प्लान बना रहा है कि मैं तैयारी कर रहा हूं। जो सच में तैयारी कर रहा है ना, वो उन गिने चुने जो हीरे जवाहरात है ना, उन ऐसे 200 करोड़ की आबादी में से वो 1 लाख लोगों में से शामिल है वो। यानी कि सबसे वर्दी पर्सन है जो कि वो तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या जॉब हमारे पास ऑटोमेटिकली होती है? अशप्रीत, आजकल आपकी क्या डिस्कशन चल रही है मुझसे? है ना? है कि नहीं? आप एक बार बताओ कि एक, और देखो आपका ये भी नहीं है, पढ़ाई को छोड़ दो, आपके पास बहुत सारे टैलेंट नहीं होंगे क्या? हमारे देश में स्पोर्ट्स का क्या फ्यूचर है, बता दो, क्या फ्यूचर है स्पोर्ट्स का? कुछ भी नहीं है। आते हैं रिपोर्ट्स आती है अर्पित, आपने सुना भी होगा जैसे कि ओलंपिक विनर्स कभी कभार नॉर्थ ईस्ट में वो मेडल टांग के वो मोमोज के ठेले लगाए हुए हैं और वो लगाए हुए हैं, ऐसी केस स्टडीज आती हैं ऐसी। तो सच एक्सपेंडिचर्स आर इनकर्ड ऑन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये शॉर्ट टर्म नहीं होता, लॉन्ग टर्म होता है। एक तो इसके ऊपर रियल कैपिटल एसेट्स, कोई बिल्डिंग वगैरह खरीदना, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर्स वगैरह या बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करना सरकार के द्वारा। इस प्रकार का जो एक्सपेंडिचर है ओवरऑल, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई मशीनरी सरकार ने ऑक्यूपाई कर रखी हो, मतलब खरीदी हो, उसके ऊपर खर्चा करवाया हो, कोई कंप्यूटर, कोई बिल्डिंग्स, कोई स्टॉक्स शेयर मार्केट के अंदर, ये सारी की चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमी में जो कैपिटल स्टॉक है उसमें ऐड ऑन करेंगी, ठीक है। कैपिटल स्टॉक मतलब जो चीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर से बनी है, लॉन्ग टाइम के खर्चे, मतलब आज जो खर्चा सरकार कर रही है, लॉन्ग टाइम के खर्चे भी नहीं कहेंगे इसको, आज जो सरकार खर्चा कर रही है वो लॉन्ग टाइम का प्रोजेक्ट है वो, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, अब लॉन्ग टाइम का है तो बात हो रही है यहाँ पर फ्यूचर की, तो फ्यूचर के अंदर हमारे देश की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, वो रेज हो जाती है। ये रखा, ये लिखा, ठीक है। उसके बाद पहला एंगल जान लिया इसका अच्छे से, क्रिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो चीज है जो कि एसेट क्रिएट करता है। दूसरा क्या था, लायबिलिटी रिड्यूस करता है, तो चलो ये भी देख लेते हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज आपने लोन, यहां पर लोन वर्ड नहीं है, लोन अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है, लोन को रीपे कर दिया है, ये एक पॉजिटिव कोनोटेशन की चीज है। क्या इससे आपकी जो सरदर्दी है वो खत्म हो गई है, लायबिलिटी क्योंकि खत्म हो गई है आपकी। ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं जितने भी आप ये देख रहे हो, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दे आर मेट आउट ऑफ द कैपिटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट, ये उससे पूरे के पूरे फाइनेंस करे जाते हैं, इंक्लूडिंग सरकार के पास अगर कहीं से पैसा आए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या, ये जो रो होता है ना, रो वर्ड, इसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है ना, इसको रो कहते हैं। बाहर से कहीं से भी पैसा आ रहा हो इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, या किसी कंट्री ने कोई हेल्प कर दी हो, किसी कंट्री ने कोई लोन भी दे दिया हो, ठीक है। अब आप कहोगे लोन दे दिया और रीपेमेंट ऑफ लोन मतलब क्या? यार देखो ना, कंट्री ए ने लोन दिया और पुरानी कंट्री का हमें चुकाना था, कंट्री बी का हमने लोन चुका दिया, तो होता है ये वाला काम भी होता है। जैसे आपको अगर किसी का कर्जा चुकाना है तो लोग कभी कभार ऐसे लाइफ में फंस जाते हैं ना, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन एक का कर्जा उतारने के लिए फिर एक फ्रेश कर्जा लेना, फिर उसका कर्जा उतारने के लिए फिर एक फ्रेश कर्जा लेना, ये चीज़। लेकिन फिर भी चलो मान लो कि कहीं से ग्रांट आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो सारी चीज़ें भी देश में सरकार के पास एक पैसे को क्रिएट करती हैं। और ये रेस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड है ना, मैं बार बार जो बोले जाता हूँ ये रो, ये अभी आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ये आपको समझ में आएगा जब हम चैप्टर करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके बाद हम वही करने वाले हैं। बीओपी चैप्टर में आपको इस चीज़ समझ में आएगा, क्योंकि वही टर्म यूज होता है। ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक बहुत ब्रॉड कंसेप्ट होता है, ये वहीं यूज होता है,
ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। मतलब अब आप कहोगे क्यों होता है, ये भी बता देता हूं। देखो, दूसरी कंट्रीज और हमारी कंट्रीज के बीच में लेन देन होता है जिसको सिंपल भाषा में हर एक आम आदमी समझता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इनके बीच में ये जो बैलेंस है ना, ये ऐसा होना चाहिए कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें, इंपोर्ट कम से कम करें। अगर नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट ये बैलेंस हो, और यही कंसेप्ट होता है बैलेंस ऑफ द पेमेंट। तो बाहर की कंट्रीज का जब कंसेप्ट आ गया, एक्सपोर्ट भी मतलब अदर कंट्रीज, इंपोर्ट भी मतलब कहीं ना कहीं से तो आ रहा है, यही होता है रो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। छोटी सी हिंट देती मैंने अभी आपको, अब हम इसके बारे में डिटेल में, एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है इसके ऊपर, तो वो हम तब बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको रो और ये समझा दिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज होती है। और फिर इसके साल के एंड में ये देखा जाता है कि हमने इंपोर्ट ज्यादा करा कि एक्सपोर्ट ज्यादा करा। अच्छी चीज क्या होती है देश के लिए, ज्यादातर ब्रॉड कैटेगरी में एक्सपोर्ट ही अच्छी चीज होती है, ठीक है। इंपोर्ट तो अब अच्छा है कि इंपोर्ट करवा लिया, पैसे लगा दिए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बाहर से एक डेडिकेटेड मशीनरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स की टेक्नोलॉजी, जिससे देश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो बहुत ईजी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो अच्छी चीज है। जैसे आपको पता हो, घर पे राजीव गांधी जी कंप्यूटर जब लेकर आए थे तो अपोजिशन पार्टीज ने बहुत धज्जियां उड़ाई थी उनकी पार्लियामेंट के अंदर, है ना। लेकिन आज के टाइम में सारी सरकार जो बीजेपी की, वो किसके दम पे चल रही है, कंप्यूटर्स, ऑनलाइन, है ना। अब बगल में एक चीज देखते हैं, इज द फॉलोइंग रेवेन्यू, मतलब ये इनमें जो आपको आइटम दे रखे हैं वो क्या है, वो पूछ रहा है, रेवेन्यू रिसीट है या फिर रेवेन्यू कैपिटल है। टैक्स रिसीट, रेवेन्यू रिसीट होता है क्योंकि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट नाइदर क्रिएट्स लायबिलिटीज नॉर रिड्यूसेस एसेट्स। डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू या पीएससी का शेयर सेल कर देना, ये कैपिटल रिसीट है, बिकॉज इट रिड्यूसेस एसेट। एक क्वेश्चन है जो कि देख लो यहां पर, सीबीएसई के बच्चों से साल 2014 में पूछा गया था। गवर्नमेंट रेजेस इट्स एक्सपेंडिचर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स, सरकार अपना खर्चा बढ़ाती है गुड्स को प्रोड्यूस करने में, इससे क्या कोई इकोनॉमिक वैल्यू रिफ्लेक्ट होती है कंट्री में? जी हाँ, बिल्कुल होती है। सरकार खर्चा अगर कर रही है, यहाँ पर गुड्स लिखा हुआ है, और गुड्स में अगर आप ये इंक्लूड कर दो कैटेगरी के पब्लिक गुड्स, क्या होते हैं भाई पब्लिक गुड्स? डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, एजुकेशनल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, इनको बढ़ावा देना, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होते हैं कंट्री के ऊपर, जिसकी वजह से लोगों का वेलफेयर बढ़ता है, और कंट्री का पॉलिटी का जो स्ट्रक्चर होता है या पॉलिटी का जो रूप होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंट्री बन गई वेलफेयर सोसाइटी, वेलफेयर कंट्री। ओके, ये चीज याद रखना। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस प्रॉपर तरीके से देखो। आप लोगों ने ना ये मेरे साथ पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ लिया, अच्छे से समझ लिया, ठीक है। आपको ये डायग्राम के थ्रू एग्जांपल्स भी याद हो गए, ठीक है। अब एग्जामिनर तो आपको भी पता है कि देखो, ऐसे तो वो पूछेगा नहीं कि किसी एक चीज को उठा लिया, हो सकता है वो उठा भी ले कि एक ही के बारे में पूछ ले कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बताओ या कैपिटल एक्सपेंडिचर का बताओ। लेकिन स्टेट पीएससी की एक ब्यूटी होती है कि उनको ना डिफरेंसेस पूछना बहुत पसंद होते हैं। जैसे ज्योग्राफी में वो पूछ लेंगे कि हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स के क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है। ये डिफरेंसेस पूछना बहुत पसंद होते हैं। यूपीएससी को भी पसंद है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्टेट पीएससी में तो भर भर के क्वेश्चंस होते हैं इसके ऊपर। तो आप बस ये याद रखना कि अगर आपको सिंगल एस्पेक्ट आए यूपीएससी में तो आपका यहाँ से वो 5 पॉइंट कवर हो जाएंगे, और डिफरेंस आता है तो आमने सामने चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप ना ऊपर वाले कंसेप्ट को जो हमने पढ़े, इंडिविजुअल कंसेप्ट पे लेके करके पढ़े, इनको पहले कंठस्थ करने के बाद ना इसको, इस टेबल को अपनी टिप्स पर ले आना। क्यों? इसके बाद ना, इस टेबल के बाद आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक की आवश्यकता नहीं है। फिर चाहे वो नितिन सिंघानिया कुछ भी हो, पहली बात है नितिन सिंघानिया किसी भी स्टैंडर्ड बुक के अंदर गवर्नमेंट बजट के चैप्टर गिवन ही नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर एक एज मिल जाएगी। क्यों? अब जिसने जो चीज़ सुनी ही नहीं है वो लिखेगा कैसे? नितिन सिंघानिया को किसी ने पूरी चाट ली, 4th एडिशन भी आ गया उसका, गवर्नमेंट बजट का तो चैप्टर ही नहीं होता, ना 1st एडिशन में था, ना 2nd में था, ना 3rd में है, ये यहाँ पर दे रखा है। अब बंदा बैठ के सोचेगा कि हाँ भाई मुझे कुछ कुछ पता है, मैंने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, लेकिन वो फिर भी ना डिफरेंसेस नहीं लिख पाएगा। कैसे लिखेगा 250 वर्ड्स के डिफरेंसेस? ये एज मिलेगी आपको, तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, जो कि आपको ये वाला टेबल एक एज देगा, जो कि नॉर्मल यूपीएससी के स्टूडेंट्स रेगुलर सोर्सेज से करते हुए उसको कर ही नहीं पाएंगे, कंटेंट ही नहीं है ना क्योंकि उनके पास, कैसे करेंगे? तो बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के डिफरेंसेस की। नंबर 1, ये खर्चा उठाना पड़ता है सरकार को
गवर्नमेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल रनिंग के लिए, डिपार्टमेंट को चलाने के लिए और डिपार्टमेंट्स को मेंटेन करने के लिए। ये जो होता है सरकार, ये लंबे समय का जो खर्चा होता है फॉर द एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, कोई बिल्डिंग खरीदना, मशीनरी खरीदना, कंप्यूटर खरीदना, शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करना, सरकारों को लंबे समय के लिए, राज्य की सरकारों को लंबे समय के लिए लोन देना सेंट्रल सरकार के द्वारा। उसके बाद इट डज नॉट रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ एसेट, इससे कुछ नहीं बनता, ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस होती है, ना ही एसेट क्रिएट होते हैं। लेकिन इससे तो एसेट क्रिएट होता है, हाईवे वगैरह बनाना या कुछ भी ऐसा खर्चा करना जो कि लॉन्ग टर्म के नेचर का हो। ये ऐसी चीज़ें सरकार इन खर्चों से भाग ही नहीं सकती। इट इज़ रिकरिंग इन नेचर, कॉन्टिन्यूसली ये चीज़ होती रहती है, होती रहती है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो रिकरिंग वर्ड है ना, कि जो बार बार होती रहती है, सदाबहार जो होती है, यही अगर हम ज्योग्राफी में डिफरेंस कर रहे होते ना पेनिनसुलर और हिमालयन रिवर्स का, तो यहां पर ये वर्ड आ जाता पेरिनियल। अब पेरिनियल वर्ड मतलब सदाबहार होता है, वो नदियों के लिए यूज होता है। रिकरिंग वर्ड भी पेरिनियल जैसा ही है, ठीक है। लेकिन हम लोग इकोनॉमिक्स में पेरिनियल वर्ड यूज नहीं करते और ज्योग्राफी में रिकरिंग वर्ड यूज नहीं करते, ठीक है। वहां करते हैं सदाबहार को पेरिनियल बोलते हैं और इकोनॉमिक्स के अंदर सदाबहार को रिकरिंग बोलते हैं, जो चलते ही चला जाएगा, चलते ही चला जाएगा, होता ही होता चला जाएगा, इसको अवॉइड ही नहीं करा जा सकता। इट इज रिकरिंग इन नेचर एंड इनकर्ड रेगुलरली, इसको करना ही पड़ता है, ठीक है। इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, ऐसा नहीं है। अच्छा हाँ, पहले बात तो कर लूँ मैं इसके बारे में। अब जैसे ये देखो, सैलरीज है जो देनी है, डॉक्टर को छोड़ो, आईएएस ऑफिसर्स को देनी ही देनी है सरकार को, ठीक है, इससे बच नहीं सकती सरकार। लेकिन दिस इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये ज़रूरी नहीं है खर्चा बार बार हो। जैसे हमने बात भी करी थी अरविंद, कोई हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट सरकार ने बना दिया, वो बार बार थोड़ी ना बनता रहेगा, सिर्फ उसकी मरम्मत पर हल्का फुल्का खर्चा होगा, और मरम्मत भी डेली बेसिस पर नहीं होती है। जैसे अशप्रीत, आपको पता होगा इंडिया गेट पिछले 6-8 महीनों से बंद है, उधर टाइलों का काम चल रहा है अब, है ना। हाँ, अभी एंट्री नहीं है, अभी वहां पर अभी टाइलो वाइलो का काम चल रहा है वो करके। अब एक बार बताओ, ये क्या पूरे साल चलता रहता है काम, हर महीने चलता रहता है काम? ये बहुत सालों के बाद हो रहा है ना काम उसका। आप कभी डिस्कवरी चैनल या कुछ ऐसा देखो तो आपको पता होगा, ये कुतुब मीनार, ताजमहल वगैरह में, ताजमहल की बात कर लेते हैं, आगरा के जो वर्कर्स हैं जो कि शाहजहां के टाइम से हैं, चले आ रहे हैं, और उनका खानदान होता है, एक परंपरा होती है, आर्ट एंड कल्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो लोग आज भी मार्बल और ईंटों का काम करते हैं ताजमहल में जाके। जब भी कोई एक चीज़, जैसे कोई जाली वर्क है ना वहाँ पर, मान लो वो जाली वर्क है, ये ऐसे करके, ये अगर कोई ऐसा वर्क है और वो वहाँ पे टाइलें निकलने लगी है, कमज़ोर हो गई हैं, तो वो चूना वगैरह लेकर या फिर उसको शेप देनी है, काटना है, तो उनको बुलाया जाता है। लेकिन ये रोज़ रोज़ थोड़ी ना होता है कि बंदा वो ताजमहल में घूमे जा रहे हैं कि वहाँ की मार्बल कमज़ोर लग रही है, वहाँ का देखो ये चीज़ निकल रही है, वो जब निकलेगा तब वो आ जाएंगे। तो ये खर्चे ऐसे नहीं हैं कि रोज़ रोज़ उठाने पड़े, कभी कभार होता है सिचुएशन के बेसिस पर। तो यानी कि इन तीनों पॉइंट्स के डिस्कशन के बेसिस पर चौथा पॉइंट ये बनता है कि ये भाई शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर है, ये शॉर्ट पीरियड का है, ये करना ही पड़ता है क्योंकि रेगुलर नेचर का है, लेकिन ये जनरली लॉन्ग टर्म पीरियड का होता है, ठीक है। अब आपको एक और बात से क्लियर कर देता हूं मैं, यहां पर वर्ड लिखा हुआ है जर्नली। जर्नली वर्ड इसलिए बोला गया है, इसकी कोनोटेशन मैं आपको समझाता हूं जो मैंने डेप्थ रिसर्च करके पता करी है। यार इनको अगर लिखना होता तो लिख दो, इट इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म पीरियड एक्सपेंडिचर। लेकिन जर्नली मतलब क्या? जर्नली इसका मतलब हो सकता है कि ये भी रेगुलर बेसिस पे उठाना पड़े। जी हाँ, हो सकता है। कब हो सकता है मैं बताता हूँ। मे नॉट गॉड डू सो, टर्की में अभी जो सिचुएशन हुई है, टर्की में क्या हो गया अभी? अर्थक्वेक। अब आप इतना मानते हो, कम से जैसे सरकारें काम करती हैं चाहे वो किसी भी देश की हो, 2, 2.5, 3, 4 साल से पहले टर्की पहले जैसा नहीं बन सकता, पूरी मरम्मत, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये ऐसा तो नहीं है ना कि ये आज काम कर दिया बाद में नहीं करना पड़ेगा। अब ये कम से कम 3 से 4 साल का भट्टा बैठ गया ना टर्की का, जो उठाना पड़ेगा उसको। है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि जब वो कंट्री इसमें कर रही है, कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह बना रही है, वो दोबारा बिल्डिंग खड़ी करेगी, जो भी उनका नुकसान हुआ है कुल मिलाकर वो सारी की सारी चीज़ें करेगी, लेकिन वो टचअप्स उसको देते रहने पड़ेंगे। कम से कम 3 से 4 साल तो बनाने में लगेंगे, उसके बाद भी 2 से 2.5 साल के टचअप्स देते रहने पड़ेंगे, देखने के लिए कि अब कैसी बिल्डिंग बनानी है, कल को फ्यूचर में अगर ऐसा फिर से हो गया तो क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर ये वर्ड जनरली ये यूज़ करा कि जर्नली लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, लेकिन कभी कभार
लॉन्ग टर्म का होते हुए अब जैसे टर्की दोबारा रीप्लान करेगा न्यू टर्की को, है ना, मतलब दोबारा से फ्रेश क्रिएशन करेगा, रिजुविनेट करेगा टर्की को। अब वो खर्चा तो एक बार कर रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से कर रहा है, लेकिन अब ये काम तो रेगुलरली चलता रहेगा ना, काम तो रेगुलरली चलता ही रहेगा। और वहां पर आप देखो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की कितनी डिमांड बढ़ गई एकदम से। टर्की वो निकाल रहा है एडवर्टीजमेंट्स होती है ना, जैसे दूसरी कंट्री से लेबर मंगवा रहा है टर्की, और बहुत अच्छा पे स्केल देने को तैयार हो रहा है, और दूसरी कंट्रीज बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं उसकी। अच्छा, मदद टर्की की किस फॉर्म में करेंगी कंट्री इस टाइम पर कि वेरी गुड, हाँ मैं ये पूछना चाह रहा था कि लोन के ग्रांट ग्रांट इस टाइम पर अगर कोई कंट्री को लोन ऑफर करे, एक तो टर्की लेगी नहीं क्योंकि दूसरे देश है, लेकिन फिर ऐसी कंट्री को आप क्या बोलोगे कि ये जो कंट्री अगर लोन दे रही है इस टाइम पर भी, जैसे टर्की में जो हालात हुए हैं, हाँ तो इसके लिए टर्म यूज होती है अपॉर्चुनिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट नेशन। होल्ड करना इस टर्म को अपने दिमाग के अंदर, पीएसआईआर के लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। याद करो, छोटी सी हिंट दे देता हूं, यहां पर बात चली रही है तो एक बता देता हूं। याद है चाइना की स्ट्रैटेजी जो कि हमेशा मैं बताता रहता हूं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, और हम्बनतोता पोर्ट को सबसे पहले फंसाया उसने श्रीलंका के, 99 साल की लीज ले ली, हड़प लिया उसको, हो गया ना अपॉर्चुनिस्ट। कितने बातें करे उसको, अरे तुम हमसे लोन ले लो, ये ले लो, ऐसा कर देंगे। चाइना जानता है कि ये प्रोजेक्ट कभी उठ ही नहीं सकता साला, जो मर्जी कर लो, फंसा लिया। खैर छोड़ो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल, एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन एंड सैलरीज ऑफ आईएएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, सब्सिडीज, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ग्रांट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। ग्रांट क्यों भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? क्योंकि पैसा दिया हुआ वापस नहीं आएगा। और ये पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या, प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही पड़ा लेकिन उसके साथ साथ ब्याज भी देना पड़ा, तो एक्स्ट्रा ही चला गया पैसा बल्कि जितना लिया था। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हॉस्पिटल बिल्डिंग, रोज रोज बनती रहेगी क्या? उसके रोज फ्लोर बनते रहेंगे? नहीं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन लिया था रीपे कर दिया। एंड परचेज ऑफ कंप्यूटर्स, काम आएगा सरकार के मशीनरी को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को चलाने के लिए। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा और भी शानदार होगा जिसमें हम टैक्सेस के बारे में बात करेंगे।